हेलो दोस्तों। आर के लंच पॉइंट में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राहुल और जो कि आपको पता ही है। तो जो सीरीज मैंने स्टार्ट करी थी बिजनेस स्टडी की, जो कि 11th क्लास की है, और ये हिंदी में मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये मैं आपको हिंदी लैंग्वेज में करवा रहा हूँ और ये CBSE का सिलेबस करवा रहा हूँ। ये बात मैं आपको हर बार इसलिए बताता हूँ कि अगर कोई न्यू स्टूडेंट हो, ठीक है, जो पहली बार हमारे साथ जुड़ा हो, तो उसे कोई भी कन्फ्यूजन ना रह जाए कि क्या है, कौन सा सिलेबस है। ठीक है, इसलिए मैं आपको ये हर बात बताता हूँ। तो आज की वीडियो में हम चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.2 के ऊपर चर्चा करेंगे। इससे पहले के एक्सरसाइज और चैप्टर जो भी हैं उन सभी को अपलोड कर दिया गया है। उनके प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर वहां से जाकर देखना चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, और नोट्स, ठीक है, नोट्स की PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वहां पर आपको नोट्स देखने को मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो वहां पर आप तुरंत ही उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के, और आज की ये एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 2.2 साझेदारी संगठन। ठीक है, साझेदारी संगठन के बारे में बताया गया है इस एक्सरसाइज में। तो आइए जानते हैं कि साझेदारी संगठन आखिर होता क्या है। तो इसका अभिप्राय व्यावसायिक संगठन के उस प्रारूप से है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति स्वेच्छा से किसी वैधानिक व्यवसाय को चलाने के लिए सहमत होते हैं। ठीक है, मतलब कहना यह है कि इसमें कम से कम दो व्यक्ति होते हैं जो कि आपस में क्या करते हैं, अपनी इच्छा अनुसार मिलकर, वो दोनों मिलकर वैधानिक व्यवसाय को चलाने के लिए क्या करते हैं, सहमत होते हैं। अब कहोगे वैधानिक व्यवसाय क्या होता है, तो आओ जान लेते हैं वैधानिक व्यवसाय के लक्षण क्या होते हैं। इसी से समझ में आ जाएगा कि आखिर वैधानिक व्यवसाय होता क्या है। ठीक है, पहला है एक से अधिक व्यक्ति का होना। किसी भी साझेदारी में कम से कम दो व्यक्तियों का होना आवश्यक है। साझेदारों की संख्या 50 से अधिक नहीं हो सकती। ठीक है, तो सबसे पहला लक्षण यह है कि साझेदारी में एक से अधिक व्यक्ति का होना जरूरी है। और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 50 होते हैं और मिनिमम दो। ठीक है, मिनिमम दो और मैक्सिमम दो, इसको याद रख लेना, पेपर में 1 नंबर वाले क्वेश्चन में यह आता है। अगला है व्यवसाय का होना। दो या अधिक व्यक्तियों के संगठित होने को साझेदारी भी कहा जाता है। जब वह किसी व्यवसाय को चलाने के लिए सहमत हुए हों, व्यवसाय का वैधानिक होना अति आवश्यक है। ठीक है, मतलब व्यवसाय का होना आवश्यक है, ये नहीं कि दोनों ने खाली सहमति जारी कर दी और कुछ कर नहीं रहे, तो ऐसा नहीं चलेगा। दोनों ने सहमति प्रकट की है, तो जिसके लिए की है वो कार्य भी करें। ठीक है, और वो जो भी व्यवसाय कर रहे हैं वो वैधानिक होना चाहिए। वैधानिक का मतलब कि वो वैध होना चाहिए, अवैध नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसी के हम लक्षण भी पढ़ रहे हैं। तो आइए अगला लक्षण देखते हैं क्या है। अनुबंधित संबंध। साझेदारों के मध्य अनुबंध के आधार पर ही साझेदारी का निर्माण होता है। ठीक है, जो भी ये साझेदार आपस में सहमत होते हैं उनके लिए एक अनुबंध तैयार किया जाता है, और उन्हीं के आधार पर इनका क्या होता है, व्यवसाय चलता है, स्टार्ट होता है। इसलिए अनुबंध का होना आवश्यक है। इसमें धारा 30 के अनुसार एक अवयस्क को साझेदारी में प्रविष्ट कराया जा सकता है, लेकिन ऐसी प्रविष्टि से वह पूर्ण रूप से साझेदार नहीं बनता, क्योंकि वह केवल लाभों में हिस्सेदार होता है। ठीक है, अवयस्क का मतलब होता है जिसकी आयु 18 वर्ष से कम हो। ठीक है, तो अधिनियम में धारा 30 के अनुसार एक अवयस्क व्यक्ति को साझेदार में क्या किया जाता है, प्रवेश तो कराया जा सकता है, लेकिन उसे साझेदार नहीं कहा जा सकता। क्यों, क्योंकि वह केवल लाभों में हिस्सेदार होता है, हानि में हिस्सेदार नहीं होता। ठीक है, अगला है उद्देश्य लाभ कमाना तथा आपस में बांटना। साझेदारी का उद्देश्य लाभ कमाना तथा उसे साझेदारों में बांटना है। यहाँ यह समझ लेना जरूरी है कि केवल लाभ में हिस्सा होना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है, हानि में नहीं। ये बात यहाँ पर क्यों कही गई है, यह बात ये इसलिए कही गई है कि यह जरूरी नहीं है कि सभी व्यक्तियों का हानि में भी हिस्सेदारी हो। ठीक है, जैसा कि मैंने ऊपर बताया भी अवयस्क वाले में यह केवल लाभों में हिस्सेदार होता है, लेकिन इसके अलावा भी और साझेदार ऐसे होते हैं जिनका केवल लाभों में हिस्सा होता है, हानि में उनका हिस्सा नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर कहा गया कि उद्देश्य लाभ कमाना होना चाहिए और आपस में बांटना होना चाहिए। अगला है स्वामी एवं एजेंट में संबंध। इसका अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार एक स्वामी अपने एजेंट द्वारा अधिकांश क्षेत्र में रहते हुए किए गए अनुबंधों के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक उसी प्रकार एक साझेदार अपने कार्यों के अन्य समस्त साझेदारों को बाध्य कर सकता है। मतलब ये कहना है कि एक साझेदार अपने एजेंटों को हर जगह फैलाए हुए होता है, जिनके वजह से क्या होता है कि उसी का वो कार्य कर रहे होते हैं। वो जो एजेंट होते हैं वो उस साझेदार का ही कार्य कर रहे होते हैं, तो एक तरीके से वो जो भी कर रहे हैं वो साझेदार का ही हो रहा है, तो उसका उत्तरदायी भी वह साझेदार ही होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार एक साझेदार भी अपने कार्यों को अन्य जो समस्त साझेदार होते हैं उनको बाध्य कर सकता है, मतलब उसके कार्य अन्य साझेदारों के कार्यों में बाधा डाल सकती हैं। ठीक है,
तो ये हमारे थे, क्या थे, वैधानिक व्यवसाय के लक्षण। अब देखते हैं, अब तो समझ में आ गया होगा कि वैधानिक व्यवसाय होता क्या है। वैधानिक व्यवसाय वो होता है जिसमें कम से कम दो व्यक्ति हों, ठीक है, ज़्यादातर मैक्सिमम 50, मिनिमम दो, एक वो व्यवसाय हो और क्या हो, वैध व्यवसाय हो, ठीक है, अनुबंध हो उसमें, तो उद्देश्य लाभ कमाना होना चाहिए और स्वामी एजेंट में संबंध होना चाहिए। ऐसे जितनी ये जो भी पॉइंट मैंने बोले, अगर किसी व्यवसाय में ये सारे पॉइंट्स हैं तो वो हमारा क्या है, क्या होगा, वो वैधानिक व्यवसाय होगा। अब देख लेते हैं साझेदारी के सामान्य लक्षण। असीमित दायित्व। साझेदारी में प्रत्येक साझेदार का दायित्व असीमित होता है, ठीक है, उनको बहुत सारे कार्य करने होते हैं। दूसरा है पृथक अस्तित्व नहीं। साझेदार का अस्तित्व साझेदारों से अलग नहीं हो सकता। अस्तित्व अलग न होने का अभिप्राय यह है कि फर्म से संबंधित सभी अनुबंध है फर्म पर लागू होने के साथ साथ प्रत्येक साझेदार पर भी संयुक्त तथा व्यक्तिगत रूप से लागू होते हैं, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये है कि जो साझेदारी का अस्तित्व होता है वो साझेदारों से अलग नहीं होता है। जो भी कायदे कानून है जो फर्म पर लागू होते हैं वो सारे साझेदारों पर भी लागू होते हैं, संयुक्त रूप से हो या व्यक्तिगत रूप से, मतलब कि पर्सनल हो या ग्रुप वाइज हो। सभी साझेदारों पर एक रूप से लागू होगा या तो व्यक्तिगत रूप से लागू होगा, लेकिन सभी साझेदारों पर भी वो लागू होगा, ठीक है। अगला है अत्यंत सदविश्वास। साझेदारों के मध्य अत्यंत सदविश्वास का होना साझेदारी का आधारशिला है। मतलब जितने भी साझेदार होते हैं उनके आपस में अगर विश्वास ना हो एक दूसरे के ऊपर तो साझेदारी चल ही नहीं सकती, ठीक है। जो साझेदारी होती है विश्वास के ऊपर चलती है। इस विशेषता के अभाव में साझेदारी का कोई औचित्य नहीं रह जाता, ठीक है। यहाँ सदविश्वास का अर्थ यह है कि सभी साझेदार एक दूसरे को फर्म के हित को प्रभावित करने वाली सभी बातों की जानकारी देंगे। अगर कोई बात है जिससे हमारे फर्म को लाभ हो सकता है तो वो सभी साझेदारों में बात बताई जाएगी जिससे कि हम लाभ कमा सके। अगर कोई ऐसी बात है जिससे हमारे फर्म को हानि होने वाली है तो वो बात सभी साझेदारों में बताई जाएगी जिससे हम हानि से बच सके। तो फर्म के हित के बारे में हो या अहित के बारे में हो, जितनी भी बातें वो सभी साझेदार आपस में क्या करते हैं, बांट लेते हैं जिससे कि वो उससे बच सके, ठीक है। तो ये होता है उनके ऊपर आपस में विश्वास। अगर विश्वास ही नहीं होगा तो एक दूसरे को वो बताएंगे नहीं, ठीक है। तो इसलिए सभी साझेदारों में विश्वास होना एक दूसरे के ऊपर बहुत ही आवश्यक है। अगला है साझेदारी में अपने हित के हस्तांतरण पर रोक। साझेदारी का आधार आपसी विश्वास होता है, ठीक है। अतः कोई भी साझेदार फर्म में अपने हित को किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में तब तक हस्तांतरित नहीं कर सकता जब तक कि शेष सभी साझेदार सहमत न हो जाए। मतलब कि साझेदारी में क्या होता है कि हित के हस्तांतरण पर रोक, मतलब कोई एक व्यक्ति अपने हित को आगे नहीं बता सकता जब तक कि सारे साझेदार सहमत ना हो जाए उससे, ठीक है। फर्म में कोई व्यक्ति आया, मान लो किसी को आप नियुक्त कर रहे हो, ठीक है, और कोई एक साझेदार उसके जानने वाला है, तो वो जो जानने वाला वो तब तक उस व्यक्ति को नियुक्त करने के लिए क्या करेगा, अपने हित को उसके पक्ष में नहीं रखेगा जब तक कि सारे साझेदार क्या हो, उसको सपोर्ट ना करें। अगर सारे साझेदार उस साझेदार को सपोर्ट करते हैं तो वो फिर अपने हित को उसके लिए रख सकता है और उसको नियुक्त कर सकता है, लेकिन तब तक नहीं करेगा जब तक कि सारे साझेदार उससे सहमत ना हो जाए, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि एक साझेदार अपनी इच्छानुसार कुछ भी नहीं कर सकता। किसी भी कार्य को करने के लिए सभी साझेदारों से वहां पर अनुमति लेनी होगी, और अगर सारे साझेदार उससे सहमत होते हैं तो ही वो कार्य होगा, अगर वो नहीं होते हैं तो फिर वो कार्य नहीं होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं साझेदारी के प्रकार। 3 प्रकार की साझेदारी होती है। आइए पहला देखते हैं क्या है, सामान्य तथा सीमित साझेदारी। सामान्य साझेदारी का अभिप्राय ऐसे असम्मिलित व्यवसाय से है जिसमें 2 या अधिक असीमित दायित्व वाले स्वामी हों, ठीक है। सामान्य साझेदारी का मतलब एक ऐसे असम्मिलित व्यवसाय से है जिसमें 2 या अधिक असीमित दायित्व वाले स्वामी होते हैं। ऐसे कम से कम 2 स्वामी होने चाहिए जिनके दायित्व असीमित होते हैं। अगर ऐसा है तो वो एक सामान्य साझेदारी है। सीमित साझेदारी का अभिप्राय ऐसे असम्मिलित व्यवसाय से है जिसमें 2 या अधिक स्वामी होते हैं जिनमें से कम एक असीमित दायित्व वाला अवश्य हो, ठीक है। जिसमें 2 या 2 से अधिक स्वामी हो, लेकिन उनमें से कम एक स्वामी ऐसा हो जिसका असीमित दायित्व है। अगर ऐसा है तो वो सीमित साझेदारी कहलाएगी, ठीक है। और जिसमें 2 या 2 से अधिक असीमित दायित्व वाले स्वामी हो वो सामान्य साझेदारी कहलाएगी, ठीक है। बात समझ में आया। सीमित साझेदारी में ऐसा एक स्वामी होना चाहिए जिसका दायित्व असीमित हो, ठीक है।
अगला है ऐच्छिक तथा विशेष साझेदारी। ऐच्छिक साझेदारी अनिश्चित काल के लिए स्थापित की जाती है। ठीक है, जो ऐच्छिक साझेदारी होती है, जो इच्छा से साझेदारी की जाती है, वो अनिश्चित काल के लिए स्थापित की जाती है। उसका कोई भी समय निश्चित नहीं होता कि यहाँ पर जाकर इसे खत्म कर देंगे। ठीक है, हो सकता है आगे जाकर उसको और आगे बढ़ाएं। लेकिन विशेष साझेदारी किसी विशेष उद्देश्य के लिए प्रारंभ की जाती है तथा उस उद्देश्य को पूरा होते ही उसे बंद कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, ऐच्छिक साझेदारी की कोई भी समय सीमा नहीं होती कि हम इसे 1 साल ही चलाएंगे। ठीक है, वो 10 साल तक भी चल सकती है, 20 साल तक भी चल सकती है। लेकिन जो विशेष साझेदारी होती है, ये एक इसकी सीमित समय होती है। ठीक है, ये लिमिटेड टाइम के लिए होता है। इसकी समय सीमा को पहले निर्धारित कर जाता है कि ये 6 महीने के लिए चलेगी, और 6 महीने होते के साथ ही इस साझेदारी को क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। तो ये विशेष साझेदारी होता है। ऐच्छिक साझेदारी में डिफरेंस क्या है और विशेष साझेदारी में? ऐच्छिक में समय का कोई भी समय सीमित नहीं होता और विशेष साझेदारी में समय सीमित होता है। ठीक है, अगला है लास्ट, वैध तथा अवैध साझेदारी। साझेदारी की स्थापना के लिए भारतीय साझेदारी अधिनियम के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य नहीं है, परंतु फिर भी साझेदारी संगठनों को इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप ही कार्य करना होता है। जो साझेदारी अपना कारोबार अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत करती है वह वैध साझेदारी कहलाती है, अन्यथा अवैध। ठीक है, साझेदारी की स्थापना के लिए किसी भी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो भारतीय साझेदारी अधिनियम है इसके अंदर जो जो बातें बताई गई हैं, अगर उनको फॉलो करती है साझेदारी तो वो वैध साझेदारी कहलाएगी। अगर इसको फॉलो नहीं करती तो वो अवैध साझेदारी कहलाएगी, जो कि आगे चलकर पता लग जाने पर बंद हो सकती है। ठीक है, अब देख लेते हैं हम साझेदारों के प्रकार। अभी हमने पीछे क्या देखा था, साझेदारी के प्रकार देखा था, अब साझेदारों के प्रकार देखेंगे। 2 तरीके के साझेदार होते हैं, पूर्ण साझेदार और अपूर्ण साझेदार। ठीक है, तो सबसे पहला है पूर्ण साझेदार। सक्रिय साझेदार होते हैं, जो भी पूर्ण साझेदार होते हैं वो सक्रिय साझेदार होते हैं। सक्रिय साझेदार वह साझेदार होते हैं जो फर्म के संचालन में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, इसके अतिरिक्त पूंजी लगाते हैं, लाभ हानि प्राप्त करते हैं। इनका उत्तरदायित्व असीमित होता है। इन्हें सामान्य तथा साधारण साझेदारी भी कहते हैं। ठीक है, अभी हमने पीछे सामान्य और साधारण पढ़ा था क्या होता है। ठीक है, तो ये जो सक्रिय साझेदार होते हैं, सक्रिय का मतलब कंटिन्यूअस ये क्या करते हैं, भाग लेते हैं किसमें, फर्म में। फर्म के जितने भी कार्य होते हैं उसके संचालन में वो भाग लेते हैं, पूंजी लगाते हैं, उसमें लाभ हानि लेते हैं, और उनका उत्तरदायित्व क्या होता है, असीमित होता है। ये एक सामान्य साझेदार भी कहलाते हैं। अगला है निद्रालु व शिथिल साझेदार। इसका अभिप्राय साझेदार से है जो अन्य साझेदारों की भांति पूंजी विनियोग करते हैं, लाभ हानि प्राप्त करते हैं, असीमित उत्तरदायित्व सहन करते हैं, परंतु व्यवसाय के संचालन में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेते। ठीक है, निद्रालु या शिथिल साझेदार वो साझेदार होते हैं जो कि सब कुछ करते हैं फर्म में, लेकिन उसके संचालन में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेते। ठीक है, सक्रिय साझेदार और निद्रालु साझेदार दोनों में अंतर क्या है कि सक्रिय साझेदार सब कुछ करते हैं और फर्म के संचालन में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, लेकिन निद्रालु व शिथिल साझेदार में सब कुछ करते हैं लेकिन सक्रिय रूप से कंपनी के फर्म के संचालन में वो भाग नहीं लेते। लास्ट है गुप्त साझेदार। वह साझेदार जिसके फर्म के साथ संबंध की आम जनता को जानकारी नहीं होती, गुप्त साझेदार कहलाता है। इसकी शेष विशेषताएं अन्य साझेदारों के समान ही होती है। ठीक है, गुप्त साझेदार वह साझेदार होता है जो कि आम जनता उनके बारे में नहीं जानती। ठीक है, उन साझेदारों को गुप्त साझेदार कहा जाता है जिसके बारे में आम जनता को ना पता हो। ठीक है, इसकी विशेषताएं भी अन्य साझेदारों के समान ही होती है, इसका कुछ अलग नहीं है, बस इसमें डिफरेंस ये है कि गुप्त साझेदार के बारे में आम जनता नहीं जानती। ठीक है, तो ये हमारे पूर्ण साझेदार थे। अब बात कर लेते हैं कि अपूर्ण साझेदार कौन से होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है नाम मात्र साझेदार। नाम मात्र साझेदार का मतलब क्या है, आपको नाम इस पॉइंट से क्या पता लग रहा है? नाम मात्र का साझेदार ये है कि वो केवल नाम मात्र ही साझेदार है, ना वो उसमें पूंजी लगाते हैं। ठीक है, ना ही लाभ हानि में हिस्सा लेते हैं, ना ही वो व्यवसाय के संचालन में भाग लेते हैं,
तो फिर ये करते क्या हैं, ठीक है, करते क्या हैं, तो ये है केवल पर्सनल गुडविल। सुना है नाम गुडविल, पर्सनल गुडविल। पर्सनल गुडविल को हिंदी में क्या बोलेंगे, व्यक्तिगत साख। गुडविल को हिंदी में बोलते हैं साख। यह केवल व्यक्तिगत साख का लाभ लेते हैं। किसका लाभ लेते हैं, व्यक्तिगत साख का। नाम मात्र साझेदार में केवल व्यक्तिगत साख का लाभ मिलता है, ठीक है। बात याद रखना कि नाम मात्र साझेदार केवल नाम मात्र के साझेदार होते हैं। यह कुछ भी नहीं करते कंपनी में, लेकिन इनको खाली पर्सनल गुडविल का प्रॉफिट दिया जाता है, ठीक है। व्यक्तिगत साख का लाभ इनको दिया जाता है। अगला देखते हैं कौन सा है। अगला है प्रदर्शन द्वारा साझेदार। अब इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, प्रदर्शन द्वारा साझेदार। प्रदर्शन द्वारा साझेदार का मतलब यह है कि कोई व्यक्ति फर्म का साझेदार ना होते हुए भी अगर वह अपने प्रदर्शन द्वारा यह साबित करे या यह दिखाता है कि वह भी कंपनी का, फर्म का साझेदार है, तो ऐसे साझेदार को प्रदर्शन द्वारा साझेदार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रदर्शन द्वारा साझेदार। यहाँ पर मुख्य बात क्या है इसमें कि यदि कोई अन्य पक्षकार उसकी इस तरह से प्रदर्शन के कारण ही फर्म को ऋण दे देता है तो क्या होगा, मतलब कि जो व्यक्ति साझेदार नहीं है लेकिन वो प्रदर्शन कर रहा है कि वो उसका साझेदार है, अगर उसके ऐसा करने से कोई फर्म को ऋण दे दे तो क्या होगा, यह साझेदार भी अन्य साझेदारों की भांति ही ऋण चुकाने के लिए उत्तरदायी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कोई व्यक्ति फर्म का साझेदार ना हो तो भी यह दिखाए कि वह क्या है, फर्म का साझेदार है, तो ऐसे साझेदारों को प्रदर्शन द्वारा साझेदार हम कहते हैं। अगला है सीमित साझेदार। सीमित साझेदार नाम से ही पता लग रहा है, सीमित साझेदार वह व्यक्ति होता है जिसका दायित्व उसके द्वारा व्यवसाय में विनियोजित पूंजी तक सीमित रहता है। मतलब जो भी इसने इन्वेस्ट किया है कंपनी में, इसका दायित्व खाली इतने तक ही सीमित रहता है, उसी को सीमित साझेदार कहते हैं। मतलब जिस व्यक्ति का दायित्व केवल उसके इन्वेस्टमेंट तक ही सीमित हो, उसी को सीमित साझेदार कहते हैं, ठीक है। यदि फर्म को किसी प्रकार की हानि हो तो वह अपनी पूंजी तक ही उत्तरदायी होगा, ठीक है। मतलब जो इसने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, अगर कंपनी को हानि हो जाती है फर्म को, तो केवल वो उसके इन्वेस्टमेंट तक ही सीमित रहेगा, अलग से इसको कुछ लेना देना उसमें नहीं है। अगला है अवयस्क साझेदार। ये ऊपर भी बताया था मैंने। अवयस्क साझेदार वह साझेदार होता है जो कि 18 माइनस होता है, जो कि 18 प्लस नहीं होता, जिसकी आयु 18 वर्ष से कम होती है। ऐसे साझेदार को पूर्ण रूप से साझेदार नहीं कहा जाता, ठीक है। पूर्ण रूप से साझेदार नहीं कहा जाता क्योंकि यह केवल प्रॉफिट में हिस्सेदार होता है, हानि में हिस्सेदार नहीं होता, ठीक है। याद रखना, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के धारा 30 के अनुसार, दो बात याद रखना, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 30 के अनुसार यह केवल प्रॉफिट में हिस्सेदार होता है, हानि में नहीं। यह बात 1 नंबर वाले प्रश्न में पूछा जाता है। लास्ट है केवल लाभों में साझेदार। केवल लाभ में जो साझेदार है वो अवयस्क साझेदार से अलग है। ऐसा नहीं है कि केवल अवयस्क साझेदार ही केवल लाभों में हिस्सेदार होते हैं, ठीक है। तो ये जो केवल लाभ में हिस्सेदार है वो अवयस्क साझेदार से अलग है। किस प्रकार से अलग है, कई साझेदार ऐसे होते हैं जिनका केवल लाभ में हिस्सेदार होता है, वो केवल लाभ में ही भागीदार होते हैं। क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए होता है कि एक फर्म जो होती है वो अपनी तरफ से शेयर्स जब बेचती है तो उनमें ऐसे भी होते हैं कि कुछ शेयर्स ऐसे होते हैं जो केवल लाभ के उत्तरदायी होते हैं। मतलब कंपनी को लाभ होगा तो उन्हें मिलेगा, अगर हानि होगी तो उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। मतलब लाभ होगा तो उन्हें मिलेगा, हानि होगी तो कुछ भी उन्हें नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वो केवल लाभ में हिस्सेदार होते हैं, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर क्या पढ़ लिए, अपूर्ण साझेदार पढ़ लिए। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, अब हम आगे पढ़ेंगे अवयस्क एक साझेदारी के रूप में। मतलब कि जो अवयस्क होता है, 18 माइनस होता है, साझेदारी के रूप में वो कैसा होता है, क्या है, बताते हैं आगे। इसका अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है,
इसका अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से जिसकी आयु 18 वर्ष से कम हो। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 30 के अनुसार एक अवयस्क व्यक्ति साझेदार नहीं हो सकता, किंतु सभी साझेदारों की सहमति से उसे लाभ हिस्सेदार बनाया जा सकता है, लेकिन उसे पूर्ण रूप से साझेदार नहीं कहा जा सकता। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये होता है हमारा अवयस्क साझेदार। आगे देख लेते हैं साझेदारी संलेख। इंपॉर्टेंट है ये साझेदारी संलेख, पार्टनरशिप डीड जिसे कहते हैं। इसका अभिप्राय एक समझौते से है जिसमें साझेदारी को संचालित करने वाली शर्तों का उल्लेख किया जाता है। इसे साझेदारी संलेख तथा साझेदारी अंतर नियम कहते हैं। इसमें निम्न बातें लिखी जाती है: फर्म का नाम व पता, साझेदारों के नाम व पते, साझेदारी की अवधि, साझेदारों द्वारा दी जाने वाली पूंजी, लाभ हानि अनुपात। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि साझेदारी संलेख में लिखी जाती है। क्यों लिखी जाती है? क्योंकि इन्हीं से, साझेदारी संलेख से ही हमारे फर्म को संचालित किया जाता है। इसी में वो सारी शर्तें लिखी होती है जिनके ऊपर फर्म को आगे चलाना है। ठीक है, तो जो साझेदारी संलेख है इसको हम साझेदारी अंतर नियम भी कहते हैं, जिसके ऊपर हमारा फर्म चलता है। और इसमें क्या क्या लिखी होती है? फर्म का नाम, साझेदारों का नाम, किसने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, किसकी कितनी पूंजी है, लाभ हानि की रेशियो क्या होगी, साझेदारी की अवधि क्या होगी, ठीक है, व्यापार का क्षेत्र क्या होगा, लाभ हानि अनुपात क्या होगा। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती है जो इसमें लिखी गई होती है, जिनके ऊपर ही हमारा क्या होता है, फर्म संचालित होता है। तो ये होता है हमारा साझेदारी संलेख, जो कि पेपर में 100% पूछा ही जाता है। ये प्रश्न यहाँ पर इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज से। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं कि साझेदारी की स्थापना कैसे होती है। ठीक है, साझेदारी अधिनियम के अनुसार फर्म की स्थापना के लिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य नहीं है, परंतु फर्म का रजिस्ट्रेशन न कराने से कुछ असुविधाओं का सामना करना पड़ सकता है, अतः फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना लाभदायक रहता है। ठीक है, पीछे ही मैंने बताया था कि साझेदारी की स्थापना के लिए किसी भी रजिस्ट्रेशन को करवाना अनिवार्य नहीं है। जरूरी नहीं है कि रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ही साझेदारी शुरू हो। ठीक है, लेकिन रजिस्ट्रेशन ना कराने से क्या हो सकता है कि कुछ असुविधाएं हो सकती हैं। जैसे किसी प्रधानमंत्री हैं जो देश के, उन्होंने कोई ऐसी योजना लागू कर दी जो कि केवल उन्हीं साझेदारों को मिलेगा जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा रखा होगा। ठीक है, तो आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो आपको क्या हुआ, असुविधा हो गई। उस सुविधा को आप क्या प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए, जिससे कि हमारा ही लाभ है, उसमें कोई नुकसान नहीं है। अगर आगे चल के सरकार कोई ऐसी योजना लागू कर देती है जिससे हमारे को प्रॉफिट होना है, तो रजिस्ट्रेशन करा रखा है तभी वो हमें मिल पाएगा, नहीं करा रखा तो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए, ये हमारे लिए लाभदायक ही होता है। रजिस्ट्रेशन ना कराने के प्रभाव देख लेते हैं। कोई भी साझेदार आपसी झगड़े की दशा में फर्म के किसी अन्य साझेदार पर न्यायालय में वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता। ठीक है, अगर आपस में साझेदारों में लड़ाई हो जाती है तो उसको कोर्ट में ले जा नहीं सकते, न्यायालय में, कोर्ट में जाकर अपने बात को प्रस्तुत नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं है ना। अगला है, फर्म भी किसी साझेदार के विरुद्ध वाद प्रस्तुत नहीं कर सकती। ठीक है, साझेदार फर्म के विरुद्ध नहीं कर सकता और जो फर्म है वो साझेदार के विरुद्ध कोर्ट में, न्यायालय में कुछ भी अपील नहीं कर सकती। अन्य पक्षकार भी फर्म के विरुद्ध वाद प्रस्तुत नहीं कर सकते। मतलब यह है कि अगर आपसी में कुछ टकरार हो जाए, लड़ाई झगड़े हो जाए, तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। ठीक है, न्यायालय में उसके ऊपर अपील नहीं किया जा सकता अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा है तो। ठीक है, अब देख लेते हैं रजिस्ट्रेशन कराने के लाभ। रजिस्ट्रेशन करा रखे तो उसके क्या क्या लाभ हैं। फर्म को लाभ होता है, न्यायालय में दावा करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। हाँ, अगर रजिस्ट्रेशन करा रखा और उसके बाद लड़ाई हो जाती है तो आप न्यायालय में जाके दावा कर सकते हैं। ठीक है, अपील कर सकते हैं। साझेदारों को लाभ, साझेदार आपसी झगड़े की दशा में एक दूसरे के विरुद्ध वाद प्रस्तुत कर सकते हैं, न्यायालय की शरण ले सकते हैं। ठीक है, वही बात जो मैंने पीछे बताई अभी। प्रवेश करने वाले साझेदारों को लाभ, रजिस्टर्ड फर्म में प्रवेश करने वाला साझेदार अपने अधिकारों के लिए लड़ने में समर्थ होता है। ठीक है, फर्म से अलग होने वाले साझेदारों को लाभ, फर्म से अगर कोई अलग हो रहा है तो आपको पता ही है, अगर कोई बंदा रिटायर होता है तो उसको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, उन सभी चीज़ों को वो हकदार होता है और वो उसे मिलनी चाहिए। फर्म से दो कारण लोग दूर होते हैं, अगर साझेदार की मृत्यु हो जाए तो, या तो साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर। ठीक है, साझेदार रिटायर हो रहा हो, छुट्टी ले रहा हो, या उसकी मृत्यु हो गई हो तो भी फर्म से अलग होते हैं। ठीक है, तो इन सभी कारणों पर जो जो चीज़ें साझेदारी में दी जाती हैं, जैसे वेतन भत्ते, बोनस वगैरह, पेंशन वगैरह जो भी दी जाती है, उन सभी को
यहाँ पर इनको उनका लाभ मिलेगा। ठीक है, तो ये रजिस्ट्रेशन कराने के लाभ है। अगर ये इनको कंपनी फर्म नहीं देती है तो ये अब न्यायालय में जा सकते हैं जी, क्योंकि इनका रजिस्ट्रेशन हो रखा है। ठीक है, अगर यही चीज़ रजिस्ट्रेशन ना हो रखी होती तो जो भी इनको रिलीफ पेंशन वगैरह जो भी मिलती है, अगर फर्म ना दे तो फिर ये कहाँ जाकर न्यायालय में जाकर इसकी अपील नहीं कर सकते थे। ठीक है, लेकिन अब रजिस्ट्रेशन करा रखा है, अब सीना ठोक के जाके कर सकते हैं कि जी रजिस्ट्रेशन हो रखा है हमारा, ये कंपनी फर्म है जो हमारी पेंशन देने से मना कर रही है, फर्म भी फिर इनको पेंशन देने पे बाध्य हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे रजिस्ट्रेशन कराने के लाभ हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट, साझेदारी और एकाकी व्यापार में अंतर क्या है, पेपर में 100% पूछा जाना है। पहला पॉइंट साझेदारी संलेख लिख लेना, और दूसरा पॉइंट साझेदारी और एकाकी व्यापार में अंतर। 100% दोनों प्रश्न पूछे जाने ही जाने पेपर में। तो आइए देख लेते हैं क्या है इन दोनों में अंतर। सदस्यों की संख्या, साझेदारी में न्यूनतम 2, अधिकतम 50। एकाकी व्यापार में एक ही स्वामी होता है। ठहराव, साझेदारी में स्पष्ट ठहराव आवश्यक है, एकाकी व्यापार में ठहराव होता ही नहीं है। ठीक है। अधिनियम, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 लागू होती है साझेदारी में, और एकाकी व्यापार में ऐसा कोई अधिनियम ही नहीं है। एकाकी व्यापार के लिए कोई भी अधिनियम नहीं है। पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन आवश्यक नहीं है परंतु लाभदायक है, और एकाकी व्यापार के लिए ऐसा कुछ है ही नहीं। लाभ हानि का बंटवारा, साझेदारी में ठहराव के रूप में ठहराव के अनुसार, स्पष्ट ठहराव के अभाव में सामान्य रूप से। कहने का मतलब ये है कि साझेदारी अगर ठहराव में है तो उसके अनुसार लाभ हानि का बंटवारा होगा, और अगर साझेदारी स्पष्ट ठहराव के अभाव में है तो सामान्य रूप से उन सभी में लाभ हानि का बंटवारा होगा। और एकाकी व्यापार में जितना भी लाभ हानि हो सभी का स्वामी एक ही होता है, उसी का होगा। प्रबंध देख लेते हैं, सभी साझेदार या एक साझेदार होता है। ठीक है, जो साझेदारी का प्रबंध करता है वो या तो सभी साझेदार करेंगे या तो सभी साझेदारों की तरफ से एक साझेदार करेगा, और एकाकी व्यापार में स्वामी खुद ही करता है सब कुछ। ठीक है। पूंजी देख लेते हैं, साझेदारी में जो पूंजी होती है, पूंजी के साधन असीमित होते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग होते हैं। ठीक है, और एकाकी व्यापार में सीमित साधन होते हैं क्योंकि इसमें एक ही व्यक्ति होता है। हित का हस्तांतरण, साझेदारी में अनुमति लेकर हित का हस्तांतरण किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन एकाकी व्यापार स्वतंत्र रूप से हित का हस्तांतरण कर सकता है। इसमें इसको किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है, खुद ही मालिक है, खुद ही वहाँ का कर्मचारी भी है, जो करना खुद ही करना है, इसे किसी से कुछ पूछना ही नहीं है। तो ये अपनी मर्जी से जो करना चाहे वो कर सकता है, लेकिन साझेदारी में नहीं कर सकते जब तक अन्य साझेदार सहमत ना हो जाए। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर क्या है अंतर हमने यहाँ पर देख लिया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट ले लो, टेलीग्राम में मिल जाएगा आपको, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लेना। तो मैं आशा करता हूँ कि आज की इस एक्सरसाइज में जो बातें मैंने बताई आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर कोई बात ऐसी है जो अभी तक आपकी समझ में नहीं आई तो कमेंट कर देना, और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना ताकि वहाँ पर अपने कन्फ्यूजन को दूर कर सको। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर जरूर सेट कर लेना ताकि नोटिफिकेशन से मिस ना रहना पड़े। कमेंट कर देना, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो बिजनेस स्टडी हिंदी में पढ़ना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द मैं आपकी अगली एक्सरसाइज के साथ अगली वीडियो मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।